हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने आइडियल गैस कंप्लीट कर लिया था। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, रियल गैसेस। एक्चुअली जब हमने एक कंटेनर के अंदर एक गैस को फिल कर दिया और उस गैस का प्रेशर हमने दो तरह से फाइंड आउट किया, एक एक्सपेरिमेंटली, दूसरा थियोरेटिकली। थियोरेटिकली किससे? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से। कंटेनर का वॉल्यूम पता था, उसके अंदर कितने मोल्स डाले वो हमें पता था, टेम्परेचर पता था, तो हमने उसका पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से प्रेशर निकाल लिया। दूसरा प्रेशर हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला, कैसे? मैनोमीटर के थ्रू। बट कह सकते हो कि एक शॉकिंग सा रिजल्ट सामने आया, और वो शॉकिंग रिजल्ट ये था कि दोनों रिजल्ट्स ही मैच नहीं कर रहे। मतलब जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से हम रिजल्ट्स निकाल रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये रिजल्ट्स जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं उसको हम ग्राफिकली प्लॉट करें, तो एक कंटेनर के अंदर हमने अलग अलग वॉल्यूम कर दिया, कहीं 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, और उस पर प्रेशर हमने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से फाइंड आउट किया। वो कुछ इस तरह से आया, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से। और यही प्रेशर जब हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया तो वो रिजल्ट कुछ इस तरह से आया। ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से, और ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था जो कि मैच नहीं कर रहा था। किसी पॉइंट पर कर रहा है, अदरवाइज ये मैच नहीं कर रहा है। मतलब ये हुआ कि जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन है वो जो गैस कंटेनर के अंदर है उस पर एप्लीकेबल नहीं है, या यूं कह दो जो कंटेनर के अंदर गैस है उस पर हम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी अप्लाई नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उसके रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैसेस, एक जिस पर हम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी अप्लाई कर सकते हैं, या यूं बोला जाए जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करती है, और दूसरी वो गैसेस जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो नहीं करती है। और कंटेनर में जो गैस है वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो नहीं कर रही है, ऐसी गैसेस को हम कहते हैं रियल गैसेस। और जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करती है उन्हें हम कहते हैं आइडियल गैसेस। उन्हें कहा जाता है आइडियल गैसेस जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो कर रही है। मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैसेस, जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करे वो आइडियल, जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो ना करे वो रियल। हाँ, क्वेश्चन ये आता है कि सर कोई एग्जांपल दीजिए जो कि आइडियल गैस का हो। तो मैं आपको बता दूं, कंटेनर में आप कोई भी गैस भर दो, कोई भी गैस पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करती है। मतलब नेचर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर कोई भी गैस एग्जैक्टली पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो नहीं करती है। मतलब यूनिवर्स में जितनी भी गैसेज हैं वो सब रियल गैसेज हैं, नॉन आइडियल गैसेज हैं, वो आइडियल गैसेज नहीं हैं। सुन के अच्छा नहीं लगता? इसलिए अच्छा नहीं लगता कि इतने सारे लेक्चर्स हो गए, हमने गैसेस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से फाइंड आउट किया, और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो नहीं करती है। तो फिर इस सारा डिस्कशन जो हमने किया था इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि रिजल्ट्स एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे हैं, मैच करते हैं बट उनमें एरर रहती है, कहीं 5%, कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं 20%, कहीं 25%। ये एरर आ रही है, लेकिन कुछ रिजल्ट्स तो हमारे पास आ रहे हैं। कुछ रिजल्ट्स तो आ गए, और वो भी बहुत ही सिंपल वे में। एक सिंपल सी इक्वेशन हमारे पास आ गई जिससे हम आसानी से प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कह सकते हो कि हाँ, रिजल्ट्स एग्जैक्ट तो नहीं है बट कुछ रिजल्ट्स तो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन हमारा यही आता है कि हमें तो एग्जैक्ट रिजल्ट्स चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन भी हो जो हम यूज कर सके कंटेनर के अंदर जो गैसेस भरी हुई है, जिनको हम रियल गैसेस के लिए यूज कर सकें। ऐसी कोई इक्वेशन हमें चाहिए जो इन रियल गैसेस पर हम अप्लाई कर सकें, या जिसके रिजल्ट्स जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करे। ऐसी कोई इक्वेशन हमें चाहिए। मतलब हमें अब रियल गैसेस के लिए भी कोई इक्वेशन चाहिए। चलिए डिराइव करते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ये आता है कि यार ये जो इक्वेशन हमने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी डिराइव की थी, इसके रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच क्यों नहीं कर रहे? अगर हम थोड़ा पीछे जाके सोचें चैप्टर के स्टार्टिंग में आइडियल गैस के, तो ऐसा लगता है सर ये इक्वेशन भी तो हमने एक्सपेरिमेंटली भी डिराइव की थी, बॉयल्स लॉ से, चार्ल्स लॉ से एक्सपेरिमेंटली ही डिराइव की थी। इनफैक्ट थियोरेटिकली भी डिराइव किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से।
तो जो इक्वेशन हमने एक्सपेरिमेंटली डिराइव की थी, अब हम कह रहे हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट उससे मैच नहीं कर रहे हैं, ये तो बड़ा अजीब सा है। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। बेसिकली जो बॉयल्स लॉ है या चार्ल्स लॉ है, इनके जो रिजल्ट्स थे जो हमने यहां पर बोर्ड पर लिखे थे, वो एग्जैक्टली वैसे नहीं थे जैसे हमने यहां लिखे। उनमें कुछ ना कुछ एरर्स थी। जैसे हमने कहा कि चार्ल्स लॉ ने टेम्परेचर डबल करने पर वॉल्यूम डबल हो गया, वो एग्जैक्टली डबल नहीं हो रहा था, बढ़ रहा था लेकिन वो एग्जैक्टली डबल नहीं हो रहा था। बट चार्ल्स ने उसे सिंप्लीफाई करते हुए कह दिया कि हाँ टेम्परेचर डबल होने पर वॉल्यूम डबल हो रहा है। तो वो रिजल्ट ऑलमोस्ट, यानी थोड़ा अप्रोक्सीमेशन था बॉयल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में। कह सकते हो यस, थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हो कि उन्होंने आपके साथ कुछ चीटिंग की या धोखा किया, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने उस कॉम्प्लिकेशंस को कम किया, उन कॉम्प्लिकेशंस को कम किया। और जिस टाइम पे बॉयल्स और चार्ल्स ने ये स्टेटमेंट्स दिए, तब तो हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी हमारे लिए बड़ा अच्छा था कि हाँ कम से कम हमें ये तो पता चल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, वो एग्जैक्टली वैसे नहीं बढ़ रहा, लेकिन कुछ तो बढ़ रहा है, ये तो पता चला। तो देखिए जो बॉयल्स लॉ थे और चार्ल्स लॉ थे, उनके रिजल्ट्स जो है वो एग्जैक्टली ये नहीं थे, उनमें थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन था। हाँ, फिर क्वेश्चन, तो ये तो था एक्सपेरिमेंटल पार्ट पर एरर। अब क्वेश्चन आता है कि सर इस इक्वेशन को तो हमने थियोरेटिकली भी डिराइव किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, तो फिर उसमें क्या गलतियां थी? तो आई थिंक उससे समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप सबको पता उसमें हमने बहुत सारे अजम्पशंस लिए थे, पोस्टुलेट्स। तो इतने सारे अजम्पशंस के बाद तो जो इक्वेशन आएंगी ऑब्वियसली वो किसी रियल गैस पर एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे अजम्पशंस लिए थे। तो अब क्या करें? अब यहां पर तो हमें रियल गैस के लिए भी इक्वेशन चाहिए। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके लिए ट्राई किया और एक नहीं बहुत सारी इक्वेशंस इंट्रोड्यूस की। हाँ, क्वेश्चन आता सर बहुत सारी क्यों? तो इसका कारण ये है कि अभी तक भी टिल डेट हमारे पास कोई ऐसी परफेक्ट इक्वेशन नहीं है जो हम रियल गैसेस पर यूज करें और उसके रिजल्ट्स एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच कर जाए। वो अभी भी नहीं है। हाँ, एक्यूरेसी बढ़ी है, एरर कम हुई है। अब कह सकते हो कि और हमने अच्छी अच्छी इक्वेशंस डिराइव किए, लेकिन एरर तो अभी भी आ रही है। और अलग अलग इक्वेशन इसलिए कि ये जो इक्वेशंस हमने डिराइव की है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, किसी जगह पर किसी इक्वेशन की एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है तो किसी और जगह पर किसी और इक्वेशन की एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है। इसीलिए वहाँ हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस है रियल गैसेस के लिए, लेकिन हमारे सिलेबस में तो एक ही इक्वेशन है, दैट इज वान डर वाल इक्वेशन। वान डर वाल्स इक्वेशन, चलिए बात करते हैं वान डर वाल्स इक्वेशन क्या है। कह सकते हो ये फर्स्ट इक्वेशन है जो कि इंट्रोड्यूस की गई और यही हमारे सिलेबस में, मैं फिर से कहूंगा ये कोई अपने आप में परफेक्ट इक्वेशन नहीं है। हाँ, बट पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, ये हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर वान डर वाल ने क्या किया? वान डर वाल ने कोई नई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज नहीं दी। वान डर वाल ने क्या देखा, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में हमने पोस्टुलेट्स लिए थे बहुत सारे, तो वान डर वाल ने ये कहा कि इनमें से दो पोस्टुलेट्स ऐसे हैं जिसके कारण मेजर एरर आ रही है, दो पोस्टुलेट्स ऐसे हैं जिसके कारण मेजर एरर आ रही है या जिसके कारण रिजल्ट्स डेविएट हो रहे हैं। अगर हम इन दो अजम्पशंस को हटा दें तो जो एरर है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तो सबसे पहले तो वान डर वाल ने इन दो अजम्पशंस को पॉइंट आउट किया जिसके कारण एरर हमें मिल रही है। वो दो अजम्पशंस क्या थे? तो यहां पर लिखे कॉज ऑफ डेविएशन, एज पर वान डर वाल। फर्स्ट वन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गैसेस के बीच में हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर दिया था। तो वान डर वाल का ये कहना है कि नहीं, गैसेस के बीच में भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, आप उन्हें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये पहली एरर थी। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस were neglected
were neglected, which is not correct. And second, हमने गैसेस मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स को पॉइंट पार्टिकल की तरह ट्रीट किया और हमने माना है कि इनकी जो साइज है वो कंटेनर के साइज के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो वान डेर वाल का ये भी कहना था कि नहीं, आप मॉलिक्यूल्स की साइज को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, ये बहुत कम होती है लेकिन आप इन्हें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो साइज ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल size of gaseous molecules is neglected with respect to container, which is not true. दो assumptions बहुत सारे थे लेकिन वान डेर वाल ने इनमें से केवल दो ही assumptions को पॉइंट आउट किया। अब यहां पर दो ऑप्शन आते हैं, या तो वान डेर वाल इन दोनों assumptions को हटा के नया डेरिवेशन करे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, लेकिन इन दोनों assumptions को हटा के डिराइव करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो वान डेर वाल ने ऐसा नहीं किया। तो वान डेर वाल ने क्या किया? वान डेर वाल ने यहाँ पर ये क्या कहा कि इन दोनों assumptions के कारण जो एरर हो रही थी उन एरर को कंपनसेट किया। तो वान डेर वाल ने PV इक्वल्स टू nRT इक्वेशन में दो करेक्शन सजेस्ट किए ताकि इन दोनों assumptions के कारण जो एरर हो रही थी उसे हम कंपनसेट कर सकें, राइट। इन्हें हम कहते हैं प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन। तो अब ये करेक्शंस क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। करेक्शंस वर्ड यूज कर सकते हो, मॉडिफिकेशन वर्ड यूज कर सकते हो। तो दो मॉडिफिकेशन वान डेर वाल ने सजेस्ट किए। तो यहां पर लिखिए, following two corrections were introduced by van der Waal to compensate the error caused by about two assumptions. फर्स्ट वन, वॉल्यूम करेक्शन। अब यहां पर लैंग्वेज का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लैंग्वेज में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बताऊं। तो लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पर कंफ्यूजन कहां होता है। एक गैस का वॉल्यूम क्या होता है, ये इसमें ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है? एक्चुअली आइडियल और रियल गैस आने के बाद क्या होता है कि गैस का वॉल्यूम क्या होता है यही हम नहीं समझ पाते और इसमें ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हर जगह क्या होता है कुछ अलग अलग वर्ड्स लिखे होते हैं और जिनका हम कुछ अपने हिसाब से मतलब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं किसी भी गैस का वॉल्यूम, किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है, चाहे वो आइडियल हो चाहे रियल हो, कोई सी भी गैस हो। वॉल्यूम ऑफ गैस मीन्स वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और समटाइम्स लैंग्वेज क्या आती है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। तो गैस हमेशा ही कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो अगर आपसे पूछे कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, तो ये भी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, ये भी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही। यानी वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, या यही वो वॉल्यूम है जो गैस ऑक्यूपाई करती है और यही वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑब्जर्व, जो हम वॉल्यूम ऑब्जर्व कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, ये वही वॉल्यूम है। आप किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर ऑब्जर्व करो तो वो वही वॉल्यूम होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा। ठीक है,
हाँ, यहां पर एक और टर्म जनरली कभी कभी हम यूज कर लेते हैं। गैस का वॉल्यूम तो वही होगा जो इस कंटेनर का वॉल्यूम है, बट एक वर्ड कभी कभी इस तरह से आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, ये कह सकते हो। ये जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हर एक का वॉल्यूम कुछ लेट से v है, स्मॉल v मान लो, तो n इंटू वी, ये मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हो गया। बट इसकी लैंग्वेज अलग है, वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं है। तो यहां पर ये एक अलग वर्ड है जो इससे मैच नहीं करता है, तो ये एक अलग टर्म है, बाकी की टर्म अलग है। इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इस पूरे डेरिवेशन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है। तो पहले तो आप इनको अलग अलग रखो, ये एक अलग टर्म है, ये सारी टर्म्स अलग है, ठीक है। अब आते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पर, जहां पर हम नॉर्मली बोलते हैं P प्रेशर ऑफ गैस है, V वॉल्यूम ऑफ गैस है, N मोल्स, R आइडियल गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। देखो R अभी भी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं किया, N में हमने कोई चेंज नहीं किया, ना वॉन्डरवॉल ने चेंज किया, T में भी नहीं किया। वॉन्डरवॉल ने P और V में 2 चेंजेस सजेस्ट किए, क्या किए वो मैं अब आपको बता रहा हूं। तो वॉन्डरवॉल ने कहा कि ये जो V है, अभी हम इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जो भी कंटेनर का वॉल्यूम होता है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। 5 लीटर का कंटेनर है 5 लीटर, 10 लीटर का कंटेनर है तो 10 लीटर। वॉन्डरवॉल ने कहा कि अब आपको यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर यानी वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं पुट करना है, तो क्या पुट करना है। तो वॉन्डरवॉल ने कहा कि इसकी जगह आपको इसको अब बोलना है फ्री वॉल्यूम। इसको क्या बोलना है हमें, फ्री वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन होता क्या है ये तो पता चले। तो वॉन्डरवॉल ने बताया कि जो फ्री वॉल्यूम है वो बेसिकली क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। यानी फ्री वॉल्यूम का मतलब जो खाली जगह है, फ्री वॉल्यूम मतलब खाली जगह। अब खाली जगह यहां पर कैसे निकलेगी, ये कंटेनर का वॉल्यूम है, उसमें से मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम माइनस कर दो तो वो एम्प्टी स्पेस निकल के आ जाएगी, वो एम्प्टी स्पेस निकल के आ जाएगी, एम्प्टी स्पेस। इसको वॉन्डरवॉल ने ऐसा कहा कि फ्री वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जिसमें कोई मॉलिक्यूल मूव कर सके, जहां वो जा सके, उस वॉल्यूम को फ्री वॉल्यूम का। अब जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये कहां कहां जा सकता है कंटेनर में, तो कंटेनर में तो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन ऑलरेडी इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, ये जहां जहां मॉलिक्यूल्स है वहां तो ये नहीं जा सकता, जहां जहां ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स है वहां पर तो ये नहीं जा सकता। तो हमें जहां जहां मॉलिक्यूल्स है उन वॉल्यूम्स को कंटेनर के वॉल्यूम में से माइनस करना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, राइट। बट अब क्वेश्चन आता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है ये कैसे निकालेंगे हम, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। तो आप कह सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है, एक मॉलिक्यूल की अगर रेडियस r है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, Na से, तो ये 1 मोल का वॉल्यूम हो जाएगा। और अगर n मोल्स है तो इसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन ये तो हम कर ही सकते हैं, बट इसमें एक और छोटा सा पॉइंट अब मैं ऐड कर रहा हूं। तो छोटा सा पॉइंट मैं बताता हूं क्या है। एक्चुअली वॉन्डरवॉल ने क्या कहा कि फ्री वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जिसमें कोई मॉलिक्यूल जा सके, जहां पर वो मॉलिक्यूल्स मूव कर सके। अब लेट्स से ये कोई मॉलिक्यूल है जिसके लिए हमें देखना है कि ये कहाँ कहाँ जा सकता है, सबकी साइज एक जैसी, कहाँ कहाँ ये जा सकता है। तो डेफिनेटली ये यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पर भी नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर भी मॉलिक्यूल है। तो ऑब्वियसली हमने इस वॉल्यूम को भी माइनस कर दिया, 4/3 πr³, इसको भी माइनस कर दिया। लेकिन मेरा डाउट ये कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इन दोनों के बीच में, क्योंकि इन दोनों के बीच में इतनी जगह भी नहीं है कि ये मॉलिक्यूल यहाँ जा सके, तो ये जो स्पेस है ये वाली बीच वाली में, यहाँ पर भी ये मॉलिक्यूल नहीं जा सकता। तो हमें ये स्पेस भी माइनस करनी होगी, ये स्पेस भी माइनस करनी होगी, और इनके बीच की ये जो स्पेस दिख रही है
ये भी माइनस करनी होगी, क्योंकि ये तो वहां पर भी नहीं जा सकता। फ्री वॉल्यूम मतलब जहां मॉलिक्यूल जा सके, तो ये तो अभी यहां पर भी नहीं जा सकता, तो हमें इसको भी माइनस करना होगा। अब यहां हम फंस जाते हैं, ये स्पेस कैसे निकाले? हमें क्या पता ये कितने पास है, कितने दूर है, ये जा सकता है या नहीं जा सकता, कोई और मॉलिक्यूल भी यहां होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? तो यस, ये फाइंड आउट करना कह सकते हो इम्पॉसिबल सही है, क्योंकि इसीलिए हम कोई एग्जैक्ट इक्वेशन अभी तक डिराइव नहीं कर पाए। तो यहां पर वॉन डेर वाल ने भी कह सकते हो हिट एंड ट्रायल्स किए। हाँ, लेकिन यहां से ये तो समझ में आ रहा है कि जो वॉल्यूम यहां पर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा वो केवल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं होगा, उससे तो कुछ ज्यादा होगा। केवल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं होगा, उससे तो कुछ ज्यादा वॉल्यूम हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्री वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि ऐसी भी स्पेस होगी दो मॉलिक्यूल के बीच में जहां पर ये नहीं जा सकता। तो जो वॉल्यूम हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा वो मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम से तो ज्यादा ही सब्ट्रैक्ट करना होगा। और फिर वॉन डेर वाल ने एक्सपेरिमेंटली ट्राई किया, देखा, तो फाइनली वॉन डेर वाल्स ने जो ऑब्जर्व किया वो ये किया कि अगर हम इस वॉल्यूम को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसको कंटेनर के वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ज्यादा अच्छी तरह से मैच करेंगे। आपको लग रहा होगा सर ये तो क्या है, एक्सपेरिमेंटली निकाला तो एक्सपेरिमेंटली, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, इसमें भी बहुत मेहनत लगी है कि एक फैक्टर निकाल लिया गया। तो हमें उस एंगल पर नहीं सोचना है, हमें तो इसको यूज करना है। तो यस, हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो वॉल्यूम आया इसको रिप्रेजेंट इवन किया जाता है बी से, जिसे बोला जाता है वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट। ये वॉन डेर वाल कांस्टेंट कह सकते हो एक तरह से 1 मोल मॉलिक्यूल का। इसे अब हम जनरली ये बोल देते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वॉल्यूम तो नहीं है, उससे ज्यादा है, तो इफेक्टिव वॉल्यूम बोल दिया जाता है। कुछ बुक्स में इफेक्टिव वर्ड यूज किया जाता है और कुछ नहीं भी किया जाता है। मैं यहाँ पर इफेक्टिव लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट हम इसको कर सकें। इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, ये 1 मोल का है, लेकिन अगर कंटेनर में n मोल्स है तो हमें इसको n से मल्टीप्लाई करना होगा, तो n मल्टीप्लाइड बाय b आ जाएगा, जहाँ पर b की वैल्यू ये आपके सामने लिखी हुई। ये 1 मोल का वॉल्यूम है, हाँ, लेकिन हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस b को वॉन डेर वाल कांस्टेंट भी बोला जाता है। This B is known as Van der Waal constant। तो अब आप इसे B ही बोलो, इसको कुछ नाम ना दो, नाम देने से कंफ्यूजन होता है, तो हम इसे केवल नाम, व्हाट इज दिस Van der Waals constant, जो कि किसके बराबर होता है 4 × 4/3 πr³ × Na। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप ये बोल सकते हो दिस इज इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। इफेक्टिव वर्ड मैंने लगा दिया। और अगर कंटेनर में n मोल्स है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, Nb से। तो ये हमारा क्या आ गया, फ्री वॉल्यूम। ये हमारा क्या आ गया, फ्री वॉल्यूम, जिसमें मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो दिस इज द फ्री वॉल्यूम। तो अब हमें यहाँ पर इस V की जगह क्या पुट करना होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस Nb। डायरेक्ट कंटेनर का वॉल्यूम पुट नहीं करोगे, उसमें से Nb माइनस करके इसको पुट करोगे। ठीक है, तो हाँ, एक नया वर्ड और ऐड हो गया, फ्री वॉल्यूम। ये कुछ वॉल्यूम तो ऑलरेडी थे, ये कुछ वॉल्यूम ऑलरेडी थे यहाँ पर, ये एक और वॉल्यूम यहाँ पर था, और एक टर्म अब हमने और कौन सी इंट्रोड्यूस कर दी, फ्री वॉल्यूम। इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए, नहीं तो इस कंफ्यूजन जो होता है तो सभी इसी से क्रिएट होता है। ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। हाँ, इवन मैं आपको बता दूं, कुछ बुक्स में इस फ्री वॉल्यूम को आइडियल वॉल्यूम बोल दिया जाता है, जिससे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अरे रियल गैस है, उसका आइडियल वॉल्यूम खिचड़ी बन जाती है, रियल गैस आइडियल वॉल्यूम, और फिर हम आइडियल के कुछ लिटरल मीनिंग निकालने लगते हैं। तो वो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। आप फ्री वॉल्यूम को फ्री वॉल्यूम ही बोलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो टर्मिनोलॉजी बिल्कुल अलग अलग रखो। फ्री वॉल्यूम ये एक टर्म है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, और ये यहाँ पर बाकी की सारी टर्म्स। वॉल्यूम ऑफ गैस तो अभी भी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस तो अभी भी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही होगा। इसे चाहे आप वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लिखो, चाहे वॉल्यूम ऑफ गैस लिखो, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक नई टर्म जो इंट्रोड्यूस की गई वो कौन सी थी, फ्री वॉल्यूम। तो ये था पहला करेक्शन।
अब मैं आ रहा हूं सेकंड करेक्शन पर। प्रेशर करेक्शन, अब वॉन्डरवॉल ने इस P का मीनिंग भी बदल दिया। V का तो हम बदल ही चुके हैं, अब हम इस P का मीनिंग भी बदल रहे हैं। अच्छी तरह से सुनना। अभी तक वापस से मैं बात को, तुम किसी भी गैस का प्रेशर क्या है, चलिए यहां पर ये भी लिख लेते हैं। गैस का प्रेशर क्या है, जो हम मैनोमीटर से मेजर करते हैं वही गैस का प्रेशर है, ऑब्जर्व या मेजर्ड। और यही वो प्रेशर है जो गैसेस मॉलिक्यूल एक्सर्ट करते हैं वॉल पर। वॉल पर जो एक्सर्ट करते हैं वही प्रेशर वो मरकरी पर भी अप्लाई करते हैं और वही हम ऑब्जर्व भी करते हैं। तो प्रेशर ऑफ गैस इज प्रेशर ऑब्जर्व या प्रेशर एक्सर्टेड, ये सब एक ही है। क्वेश्चन आता है कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैस, कैलकुलेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, उसका मीनिंग भी वही है। कैलकुलेट प्रेशर ऑब्जर्व्ड, उसका मीनिंग भी वही होगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं, इन सब का मीनिंग एक ही है। और ये जो P है हम यही बोलते हैं प्रेशर ऑफ गैस है। लेकिन अब वॉन्डरवॉल ने इस P का मतलब भी बदल दिया। वॉन्डरवॉल ने इस P का मीनिंग बदल दिया ताकि जो एरर हो रही थी उससे हम कंपनसेट कर सकें। तो क्या कहा वॉन्डरवॉल ने? वॉन्डरवॉल ने कहा कि ये जो P हम अभी पुट करते हैं यहाँ पर, कौन सा पुट करते हैं? जैसे एक्सपेरिमेंटली मैनोमीटर लगाया, मैनोमीटर की जो रीडिंग आई वो हमने यहाँ पुट कर दी, यही कर रहा है। मैनोमीटर की जो रीडिंग आई वो यहाँ पुट कर रहे हैं। तो वॉन्डरवॉल कहता है कि वो जो रीडिंग आ रही है वो आप यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। क्या? तो वॉन्डरवॉल ने कहा कि ये जब आप मैनोमीटर लगाकर प्रेशर मेजर कर रहे हो एक गैस का, तो वो रियल गैस है और उस रियल गैस के बीच में अट्रैक्शन के फोर्सेस भी हैं। तो ये प्रेशर तब है जब उस रियल गैस के बीच में अट्रैक्शन के फोर्सेस है, वो प्रेशर आप यहां पुट नहीं कर सकते। तो फिर कौन सा प्रेशर पुट करें? तो वॉन्डरवॉल का ये कहना है कि हमें उस रियल गैस का प्रेशर मेजर करना होगा उस इंस्टेंट पर जब उस रियल गैस के बीच में कोई अट्रैक्शन का फोर्स ना हो, उस रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन का फोर्स ना हो। मतलब आप ये कह सकते हो एक कंटेनर है, इसके अंदर रियल गैस है, आपको इसका प्रेशर मेजर करना है, लेकिन कब? जब इसके बीच में कोई अट्रैक्शन ना हो। अब रियल गैस तो रियल है ही इसलिए क्योंकि उसके बीच में अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कैसे गायब हो सकते हैं? वो तो हो ही नहीं सकते। तो आप जब भी मैनोमीटर लगा के प्रेशर मेजर करोगे, इसमें बीच में तो अट्रैक्शन तो होगा ही, उसे आप कैसे हटाओ? यानी आप मैनोमीटर लगा के जो प्रेशर मेजर करोगे वो आप यहां पुट नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा कोई मैजिक जादू आपको आता है तो फिर भी शायद बात बन सकती है कि आप ऐसा कुछ करो कि 2, 3, 5, 10 सेकंड के लिए यहां से अट्रैक्शन गायब हो जाए। और जैसे ही अट्रैक्शन गायब हो, जैसे ही अट्रैक्शन गायब हो, आप यहां का प्रेशर मेजर कर लो, यहां का प्रेशर मेजर कर लो, ये हो सकता है। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या ये कर पाओगे आप, या मैं कर पाऊंगा, या कोई और कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अट्रैक्शन कैसे गायब करे? ऐसा कोई मैजिक हमें नहीं आता, ऐसा कोई मैजिक हमें नहीं आता है। तो ये चीज जो वॉन्डरवॉल चाहता है, वॉन्डरवॉल क्या चाहता है कि यहां पर वो प्रेशर पुट करो जब इस रियल गैस के बीच में कोई अट्रैक्शन ना हो। वो हम एक्सपेरिमेंटली तो नहीं कर सकते, वो हम एक्सपेरिमेंटली तो नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंटली जो भी प्रेशर आएगा वो तो तब है जब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है। तो कैसे निकालेंगे वो हमें ऑन पेपर थियोरेटिकली निकालना होगा, वो अब मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले हाँ, P क्या है एज पर दी वॉन्डरवॉल?
pressure exerted by the gas when there is no attraction between molecules. When there is no attraction between molecules. अब ये कैसे निकलेगा वो मैं बता रहा हूं यहां आपसे। तो यहां पर ये कंटेनर है जिसमें किसी एक मॉलिक्यूल को हम कंसिडर करते हैं, इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स होंगे और बाकी के मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, लेकिन सिंस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है तो बाकी सभी डायरेक्शन से जो अट्रैक्शन होगा वो सेम होगा, तो इस पर नेट अट्रैक्शन जो होगा, नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, और नेट फोर्स जीरो होगा इसीलिए ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा ये मॉलिक्यूल। लेट्स से इसको मैं ए से मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। हाँ, बहुतों को ये लग रहा नहीं सर इधर को मॉलिक्यूल कम दिख रहे हैं, इधर जगह ज्यादा, तो ज्यादा दिख रहे होंगे तो इधर से अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को उसके आसपास के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं 1, 2, 10 एंगस्ट्रॉम तक, दूर दूर वाले नहीं करते। ऐसा नहीं इस कोने में एक मॉलिक्यूल है उस कोने वाला मॉलिक्यूल भी से अट्रैक्ट कर रहा होगा, नहीं, तो उसके आसपास के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट करते हैं और आसपास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो नेट फोर्स जीरो होगा, तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। लेकिन यही मॉलिक्यूल यूं मान लेते हैं जब यहां पर टकराने वाला होगा, अब मैं इसे बी लिख रहा हूं, यहां पर आ गया, अब वापस से देखते हैं तो इसके ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल्स होंगे, नीचे की तरफ मॉलिक्यूल्स होंगे और पीछे की तरफ होंगे, तो अब इस पर नेट फोर्स जो होगा वो जीरो नहीं होगा। हाँ, कह सकते हो ऊपर नीचे वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन जो पीछे वाले फोर्स है वो तो कैंसिल आउट नहीं करेंगे, पीछे वाले फोर्स कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो ये मॉलिक्यूल यहां से यहां तक जब पहुंचा तब तक तो उसकी स्पीड कांस्टेंट थी, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन जब ये इस वॉल से टकराने वाला था उससे जस्ट पहले इसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि इस पे पीछे एक नेट फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ एक नेट फोर्स लगेगा, जिसके कारण इसकी स्पीड कम हो जाएगी। यानी जितना फोर्स इसे लगाना था, जितना प्रेशर इसे लगाना था, उतना नहीं लगाएगा, उससे कम लगाएगा। यही अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो ये ज्यादा फोर्स से टकराता, एंड बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ये उतने फोर्स से नहीं टकरा रहा है। तो यहां से हमें अब ये समझ में आता है पहली चीज कि अगर अट्रैक्शन नहीं होगा, अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो गैसेस जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, रियल गैसेस जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो राइट नाउ जो कर रही है उससे ज्यादा करेगी, राइट नाउ जो कर रही है उससे ज्यादा करेगी। तो यहां पर वॉन्डरवॉल जो ये पी की टर्म चाहता है, ये वॉन्डरवॉल की पी की जो टर्म है वो ऑब्जर्व्ड प्रेशर से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी ये मैंने अभी नहीं बताया आपको, बस मैंने आपको ये बताया कि जो ये पी है वो ऑब्जर्व्ड प्रेशर से ज्यादा होगा। तो यहां पर पी, ये जो वॉन्डरवॉल का पी है, ये पी क्या होगा, पी ऑब्जर्व्ड प्लस पी, इसको मैं कहता हूं करेक्शन। यानी कोई जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो गैसेस का जो प्रेशर होगा वो राइट नाउ जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे कुछ ज्यादा होगा। यानी यहां पर प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। ये एक पॉइंट यहां पर निकल गया। कितना ज्यादा होगा वो अभी हमें देखना है, कितना ज्यादा होगा वो अभी हम देखेंगे। तो पहले तो ये डायग्राम बनाओ, ये समझ में आना चाहिए कि जो प्रेशर होगा जब कोई अट्रैक्शन नहीं होगा तब जो प्रेशर होगा वो राइट नाउ जो प्रेशर हम मैनोमीटर से ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे कुछ ज्यादा होगा। लिखिए इसी चीज को लैंग्वेज में हम लिख लेते हैं। For molecule A,
net force of attraction is 0. Therefore, it moves with a constant speed. It moves with a constant speed. But if we consider another molecule B, which is about to collide the wall of the container, it experience a net force of retardation, मतलब इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ड्यू टू विच इट्स स्पीड डिक्रीजेस, hence it exerts less pressure, than it would have if there were no force of attraction. चलिए, ये तो समझ में आ गया कि इसमें कुछ टर्म्स ऐड होगी। अब कितनी होगी वो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं, ये भी थियोरेटिकल लॉजिक जरूर है, बट कुछ हद तक इसको भी हमने एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा रिवर्स चल रहे हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ये जो पी करेक्शन है, ये बेसिकली आता है an²/v², जहाँ पर v वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, n नंबर ऑफ मोल्स और a वॉन डेर वाल कांस्टेंट है। ये कैसे आया वो अब मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसको आप 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। ये जो an²/v है, इसको हम 3 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। a n/v और n/v, इन तीनों का प्रोडक्ट है। अब मैं समझाता हूं ये कैसे आया। अब बेसिकली हमें ये देखना कि इस मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी कम होगी, यानी इसकी स्पीड जो कम हो रही है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। जितनी इसकी स्पीड कम होगी, करेक्शन फैक्टर उतना ही बड़ा होगा। तब इस मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी कम होगी, वो एक तो इस पर डिपेंड करेगा कि पीछे से कोई और मॉलिक्यूल इसको कितने फोर्स से खींच रहा है, यानी जो भी गैस है कंटेनर में उनके बीच में अट्रैक्शन कितना है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्शन कुछ और होगा, नाइट्रोजन में कुछ और होगा, CO2 में कुछ और होगा। तो गैसेस के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कितना है। तो ये जो A वाला फैक्टर है, ये बेसिकली किस पर डिपेंड करता है? अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, गैसेस मॉलिक्यूल। देन अब यहां पर इसकी स्पीड कितनी कम होगी, वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि पीछे से कितने मॉलिक्यूल्स इसे खींच रहे हैं।
5 मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, 10 खींच रहे हैं, 15 खींच रहे हैं, यानी इसके आसपास मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कितनी ज्यादा है। जितने मॉलिक्यूल्स आसपास ज्यादा होंगे, बहुत दूर से कोई मतलब नहीं, बहुत दूर से कोई मतलब, इसके आसपास मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा होंगे इसकी स्पीड उतनी ही कम होगी। यानी सेकंड फैक्टर, इस मॉलिक्यूल को पीछे कितने मॉलिक्यूल्स पुल कर रहे हैं। अब वो किस पर डिपेंड करेगा कि यहां पर कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस पर डिपेंड करेगा। इसे हम कहते हैं नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स व्हाटएवर पर यूनिट वॉल्यूम होंगे, उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स उसे पीछे की तरफ पुल करेंगे। तो यहां पर ये n/v बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पुलिंग बैक। ये प्रोपोर्शनलिटी उल्टी भी कर सकते हो आप, पुलिंग बैक ए गिवन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पुलिंग बैक ए गिवन मॉलिक्यूल। इसको मैं थोड़ा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं इसको, ये फैक्टर ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बीइंग पुल्ड बैक ये n/v के प्रोपोर्शनल है। अभी मैं एक और n/v पर आ रहा हूं। ये तो एक मॉलिक्यूल की स्पीड को हमने कम किया है। ये तो एक मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी कम हो रही है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने देखा था, जो प्रेशर लगता है वो पर सेकंड कितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, पर सेकंड कितने मॉलिक्यूल्स टकरा है। ये तो केवल एक मॉलिक्यूल की स्पीड को हमने देखा। अगर यहां पर ऐसे 100 मॉलिक्यूल्स एक सेकंड में टकरा रहे हैं और उन सबकी स्पीड को आप कम कर रहे हो, तो करेक्शन फैक्टर उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर 200 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड टकरा रहे हैं और आप उन 200 मॉलिक्यूल की स्पीड को कम कर रहे हो, तो करेक्शन फैक्टर उससे बड़ा होगा। अगर 300 मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं और उन सब की स्पीड को कम कर रहे हो, तो करेक्शन फैक्टर और बड़ा होगा। यानी करेक्शन फैक्टर इस पर भी डिपेंड करेगा कि पर सेकंड कितने मॉलिक्यूल्स की स्पीड को हम कम कर रहे हैं, पर सेकंड कितने मॉलिक्यूल्स की स्पीड को हम कम कर रहे हैं। तो जितने मॉलिक्यूल्स इस वॉल के आसपास होंगे वो सभी इस वॉल से टकराएंगे और उन सभी की स्पीड को हम कम कर रहे हैं। अब इस वॉल के आसपास मॉलिक्यूल्स कितने होंगे वो अगेन किस पे डिपेंड करेगा, वो भी अगेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वो भी n/v पर ही डिपेंड करेगा। तो यहां पर एक और टर्म आ गई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बीइंग पुल्ड बैक पर सेकेंड, वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, n/v पर। ठीक है, तो वापस से एक बार बता देता हूं मैं आपको, एक बार वापस से बता देता हूं। करेक्शन फैक्टर किस पर डिपेंड करेगा कि पीछे से कोई एक मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को कितने फोर्स से खींच रहा है, वो फैक्टर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ए के। पीछे से कितने मॉलिक्यूल इसे खींच रहे हैं, पीछे से कितने मॉलिक्यूल इसे खींच रहे हैं, वो किस पर डिपेंड करेगा, n/v पर। और एक सेकंड में ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स को हम पीछे की तरफ खींच रहे हैं, वो भी किस पे डिपेंड करेगा, n/v पर। इन सब के मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होंगे, तो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और उससे हमारा क्या आ गया, p करेक्शन, और ये p करेक्शन आ गया an/v²। तो फाइनली हमें वो प्रेशर पता चल गया, यानी ये वो p है जब गैसेस एक्सर्ट करेगी, जो रियल गैसेस एक्सर्ट करेगी जब उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। ये एक हाइपोथेटिकल टर्म है, देखो ये प्रैक्टिकली नहीं होगी,
ये हाइपोथेटिकल टर्म है कि रियल गैस के बीच में जब कोई अट्रैक्शन नहीं होगा तो रियल गैस वो प्रेशर एग्जर्ट करेगी। ये रियल गैस का प्रेशर नहीं है। रियल गैस का प्रेशर तो वही है जब रियल गैस रियल है यानी उसके बीच में अट्रैक्शन है। ये रियल गैस का प्रेशर नहीं है। रियल गैस का प्रेशर तो यही P ऑब्जर्व्ड है। ये तो एक हाइपोथेटिकल टर्म है। ये तो एक हाइपोथेटिकल टर्म है जो वैन डर वाल ने इंट्रोड्यूस की है कि हमें वो P पुट करना चाहिए जो रियल गैस एग्जर्ट करेगी जब उसके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। यानी अब जो एक्सपेरिमेंटली आप प्रेशर ऑब्जर्व कर रहे हो वो तो निकालो, वो यहां पुट करो, फिर उसमें A, N और V की टर्म इस तरह से ऐड करो और ये जो रिजल्ट है वो आपको यहां पुट करना होगा। ये रिजल्ट आपको यहां पुट करना होगा। तो फाइनली वैन डर वाल ने दो करेक्शन सजेस्ट किए, प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। लेकिन अब आप सोचो क्या हम ऐसा करेंगे कि पहले P ऑब्जर्व यहाँ पुट करेंगे, AN² V इनकी वैल्यू पुट करके यहाँ से P निकालेंगे फिर उसे यहाँ पुट करेंगे। इससे अच्छा हम क्या करें, इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इस P की जगह ये पुट कर देते हैं, P ऑब्जर्व प्लस AN² V²। ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है और वॉल्यूम यहां पर क्या कहा, फ्री वॉल्यूम, और फ्री वॉल्यूम की जगह क्या आ गया, V माइनस NB। ये भी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है इक्वल्स टू nRT। यानी ये V और ये V दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा यहां पर आप P ऑब्जर्व लिखो या नहीं लिखो, सिंपली P भी लिख सकते हो, यानी प्रेशर ऑफ गैस। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं P ऑब्जर्व या P गैस या P, सबके मीनिंग वही है। तो यहां पर P प्लस AN² V minus NB equals to nRT and this is van der Waal equation for real cases। देखिए एट द एंड यहां पर यह आता है कि वैन डर वाल ने ऐसा क्यों सोचा, इसका कोई आंसर नहीं है हमारे पास। ये वैन डर वाल का थॉट है, इसीलिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग लॉजिक से इक्वेशंस डिराइव किए। सबके थॉट अपनी अपनी जगह वैलिड है। इसीलिए राइट नाउ जो हम सोच रहे हैं वो वैन डर वाल के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। जैसा वैन डर वाल ने कहा एग्जैक्टली हम वैसा कर रहे हैं। यहां पर क्यों वाला क्वेश्चन नहीं आता कि हम फ्री वॉल्यूम क्यों पुट करें या ये प्रेशर क्यों पुट करें। ये वैन डर वाल का सजेशन है, हम उसी के अकॉर्डिंग ये डेरिवेशन कर रहे हैं। तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। बट मैं आपको बता दूं डिराइव तो हमने किया है, लेकिन मैं एक पॉइंट यहां पर ऐड कर देता हूं। देखिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर मैं एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दूं। बहुत बार ये लगता है जो वो फैक्टर 4 वाला फैक्टर मैंने लिखवाया था ना फ्री वॉल्यूम में बी में, बहुत सारी बुक्स में उसका भी डेरिवेशन है, बहुत सारी बुक्स में उसका भी डेरिवेशन है। लेकिन अगर उस डेरिवेशन को आप बहुत अच्छी तरह से समझोगे तो ऐसा लगता है कि वो डेरिवेशन डिजाइन ही इस तरह से किया गया कि आंसर 4 आए, उससे और कोई आंसर आ भी नहीं सकता। तो आंसर 4 पहले से पता चला, फिर हमने कुछ उसका तरीका ढूंढा, तो इसीलिए कोई उसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग, यहां पर इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि वैन डर वाल ने ऐसा क्यों सोचा, ये तो वैन डर वाल का थॉट है। तो डेरिवेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ बस इतना याद रखिए कि 2 करेक्शन की टर्म थी, एक वॉल्यूम करेक्शन और दूसरा प्रेशर करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन के कारण कौन सी टर्म आ गई, NV। प्रेशर करेक्शन के कारण कौन सी टर्म आ गई, AN²/V²। लेकिन होता क्या, इस डेरिवेशन में हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार जो सिंपल सी टर्म्स होती है ना उनके मीनिंग भी भूल जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कहाँ गड़बड़ होती है। लेट्स से अब मैं आपसे कहता हूं एक रियल गैस 5 लीटर के कंटेनर में है, तो ये 5 लीटर कहाँ पुट करोगे? क्या V माइनस NB की वैल्यू 5 लीटर है? नहीं, इस V की वैल्यू 5 लीटर। दिस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और यही वॉल्यूम ऑफ गैस है। या मैं आपसे पूछता हूँ वॉल्यूम ऑफ गैस फाइंड आउट करो, तो क्या फाइंड आउट करोगे? यहाँ पर इतनी बड़ी इक्वेशन, आपको ये V फाइंड आउट करना है। V माइनस NB तो तब फाइंड आउट करोगे जब मैं आपसे कहूंगा फ्री वॉल्यूम फाइंड आउट करो। अगर मैं सिंपली कहता हूँ गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट करो, कंटेनर का वॉल्यूम फाइंड आउट करो, तो V फाइंड आउट करना है। और दूसरा मेजर कंफ्यूजन, अगर मैं आपसे कहता हूँ गैस का प्रेशर फाइंड आउट करो, रियल गैस का प्रेशर, रियल गैस की बात हो रही है, उसका प्रेशर, तो बहुतों के दिमाग में क्या लगता है, क्या ये रियल गैस का प्रेशर है? नहीं, ये तो एक हाइपोथेटिकल प्रेशर है। जब रियल गैस कोई रियल गैस के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, जो एक्चुअल रियल गैस का प्रेशर होगा
वो तो यही होगा। तो अगर रियल गैस का प्रेशर फाइंड आउट करना है, मतलब पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। अगर मैं आपसे कहता हूं एक रियल गैस है जिसका प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर है, मैंने आपको किसकी वैल्यू दी है? मैंने आपको इस पी की वैल्यू दी, इसकी नहीं दी। अगर मैं आपसे कहता हूं एक रियल गैस का प्रेशर फाइंड आउट करो, मतलब आपको इस पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आप यूं सोच लो, दो इक्वेशन फिर से, ठीक है, इससे हमने इसको डिराइव किया है, लेकिन अब वापस से इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये एक आइडियल गैस की इक्वेशन है और ये रियल गैस की। अब इनके मीनिंग वही है। आइडियल गैस के लिए तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि हाँ, आइडियल गैस में तो हम मानते हैं कि गैसेस की साइज बहुत कम होती है, तो वहां पर जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है। और आइडियल गैस में तो वैसे ही कोई अट्रैक्शन नहीं होते, तो जो प्रेशर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तब कोई फोर्सेस नहीं है, तो वो प्रेशर आप यहां पर डायरेक्ट पुट कर सकते हो। तो अब वापस से यूं कह दो, ये इक्वेशन तो आइडियल के लिए है, ये रियल के लिए है। ये P यहां से निकालोगे, ये आइडियल गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और रियल गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो ये P है। रियल गैस का वॉल्यूम ये V, ये V, ये रियल गैस के मोल्स R और T। हाँ, दो टर्म्स यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गई जिसे हम A और B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन A और B को बोला जाता है वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट। और एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं, ये वॉन डेर वाल कांस्टेंट्स जो होते हैं ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होते हैं। A एंड B आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और भी मैं ऐड कर दूं, ये हम एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट करते हैं। A एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है, इनफैक्ट B भी एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है। इनफैक्ट उल्टा चला जाता है, B से हम R की वैल्यू निकालते हैं। B फाइंड आउट कर लिया, उससे हम R की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A और B आर वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट एंड आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अब सही में ये जो चैप्टर है रियल गैसेस वो यहां से स्टार्ट होता है। जो जेई में इंपॉर्टेंस है वो भी यहीं से मेनली स्टार्ट होगी। तो इसका एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेरिवेशन को नेग्लेक्ट कर दो, ऐसा मैंने नहीं कहा है, बट डेरिवेशन में क्यों वर्ड ज्यादा नहीं आना चाहिए। वो एक थॉट है जो हमें यूज करना है। वॉन डेर वाल ने जैसा कहा है वो हमें यूज करना है, बट सिंपल से मीनिंग्स पता होनी चाहिए कि ये P क्या है, V क्या है। ये जो मैंने यहाँ लिखा ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन यही आता है कि जो वॉन डेर वाल इक्वेशन हमने डिराइव तो कर ली, लेकिन क्या गारंटी है कि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो सही आते हैं। तो चलिए ये हम चेक कर सकते हैं। वॉन डेर वाल के रिजल्ट्स को हम चेक कर सकते हैं, क्या रिजल्ट्स इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करते हैं या नहीं करते हैं, वो हम चेक कर सकते हैं। तो उसका अपना एक तरीका है, बट आज नहीं, वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि हाँ, चेक करेंगे कि क्या इसके रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करते हैं या नहीं करते। राइट? ओके, थैंक यू।